सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अधिगम अक्षमता क्या होता है, इसकी परिभाषाएँ क्या हैं, इसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है और इसकी विशेषताएँ क्या हैं? जैसे कि कई बार हम किसी चीज़ को पढ़ाई करते हैं, उसकी क्या ख़ास विशेषताएँ होती हैं, उसके बारे में आपको जानना होगा। तो सबसे पहले आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में किसी भी पाठ्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया है, तो थ्योरी वाले पेपर्स में जो कॉमन पेपर में बार-बार ये क्वेश्चन में आते हैं कि जो अधिगम अक्षमता है, वो क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलडी। एलडी का मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसमें जो अलग-अलग टाइप्स के बारे में भी चर्चा किया गया है और इस वीडियो के बाद जैसा भी हम आगे बढ़ेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे टॉपिक पे कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा दें, जिसको ये कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को कोशिश यही करना है कि आपको पढ़ाई के प्रति या इसको समझने के लिए अच्छे से आपको समझना होगा, जिससे आप अगर इसको अच्छे से समझ जाएँगे, तो ये मान के चलिए आपको कोई भी स्टेट टेट हुआ या फिर सीटेट हुआ और जो प्लस पॉइंट्स हैं आपके लिए उसमें हम बताएँगे कि जो डिप्लोमा इन स्पेशल उसके कॉमन पेपर्स हैं उस और आईडीडी बच्चों के लिए ख़ासकर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन पढ़ना सभी को होता है। जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया किसको ऐसा बोला जा सकता है, ये कौन होते हैं, किस प्रकार के बच्चों को ऐसी समस्याएँ देखने को हमें मिलते हैं। चलिए आगे हम शुरू करते हैं क्योंकि ज़्यादा वक़्त लेंगे तो शायद आप लोग पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है। तो इसमें हम केवल 3 बातों पे ही चर्चा करने वाले हैं, जैसे परिभाषाएँ क्या हैं और उसके प्रकार क्या हैं और जैसे मान लीजिए लर्निंग डिसेबिलिटी में टाइप्स है डिस्लेक्सिया तो उसकी क्या विशेषताएँ होती हैं, एक-एक करके विशेषताओं के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो कोशिश करना कि आप लोग एक-दूसरे के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लें, जिससे आपको पढ़ने समझने में आसानी हो। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ऑन स्क्रीन आपको दिखाई भी दे रहा होगा अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण, यानी कि जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, उसका हम वर्णन किस प्रकार से करते हैं और कैसे करना होगा, इसके बारे में आपको जानना है। तो आपको हम बताते हैं कि जो अधिगम अक्षमता है, यह एक कई आधारों पर विभेदीकरण किया जा सकता है, जिसका जो अलग-अलग यहाँ पे प्रकार से दिए गए हैं कि हम कैसे किसका विभाजन यानी कि कौन-सी क्या प्रॉब्लम होगी, किसको किस डिसेबिलिटी के अंदर इसको माना जाएगा। तो इसमें समझना होगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं किसी प्रकार से वीकनेस होती है या किसी पार्ट में कमज़ोरी होती है, जिसको नाम पहले इसका नाम था एसएलडी, अब इसका नाम में परिवर्तन होकर के जो है एलडी कर दिया गया है, जिसको शॉर्ट में लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो आप लोग इस बात से अवगत हो गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत जानकारी आप तक हम पहुँचाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब हम आगे यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो इसके प्रमुख विभेदीकरण किसने किया, कौन क्या नाम था, किसने इस बुक पे लिखा, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे दिया है। आप लोग एक बार देख लेंगे इस बुक का नाम जो दिया गया है, बुक का नाम है स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ द गाइड फॉर टीचर्स को दिया गया जो निम्न इस प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहले जो हम बात करते हैं डिस्लेक्सिया, दूसरे नंबर पे आती है डिस्ग्राफिया जो लेखन विकार से है और तीसरे नंबर पे आता है डिसकैल्कुलिया। ये हमारे 3 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें डिस्लेक्सिया हो गया और डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया 3 हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद और सारी चीज़ें हमें जो है कई बार क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन सीटेट, स्टेट टेट या फिर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो मेन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, ये 3 होते हैं। लेकिन हमें 3 ही सबसे ज़्यादा जो है बार-बार देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन में ही तीनों पे ही सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। बाकी और भी होती है, उसके बारे में भी आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इससे आप समझ जाएँगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी, हमने इसको पढ़ा है या होता क्या है, इसको कैसे हमें समझना है, उसके बारे में हम चर्चा करें। सबसे पहले बात की गई है डिस्लेक्सिया की, दूसरे नंबर पे आता है डिस्ग्राफिया, तीसरे नंबर पे डिसकैल्कुलिया जिसको हमने बारे में चर्चा कर लिया और है डिसअफेजिया लिखा गया है जो वाक्य क्षमता संबंधी विकार होती है और एक जो कोई चित्र लिखा होता है उसको बोलते हैं डिस्प्रेजिया जिसमें लेखन और चित्रण संबंधी विकार होता है। यानी कि आपको इस समस्या से प्रभावित जो व्यक्ति या बच्चे होते हैं, उनको चित्र में आइडेंटिफ़ाई करने में कहीं न कहीं समस्याएँ आती हैं, जिसकी वजह से
इनको डिस्प्लेक्सिया बोली जाती है। अब आगे दिया गया है अगला है ऑर्थोग्राफी यानी वर्तनी शब्दों का जो विकार है उसके अंतर्गत ये आता है। अगला है ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जिसमें श्रवण संबंधित विकार के बारे में चर्चा की गई है। और अगला है जिसका नाम है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर यानी कि कोई भी सामान उनको विजुअलाइज करके आइडेंटिफाई करने में उनको कठिनाई होती है। अगला है सेंसरी इंटीग्रेटेड एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी कि ज्ञानेंद्रिय यानी कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं मुख्य, उसके वैसे तो 7 जोड़ा जाता है ज्ञानेंद्रिय, तो मेन हमारे 5 होते हैं, आँख, कान, आइज, नोज, ईयर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो हमारे किस सेंस पे काम करती है, उसमें कहीं न कहीं अगर विकार आता है बच्चों को, तो इस वाली समस्या के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। और लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसेबिलिटी जो संगठन पठन संबंधी विकार होते हैं, यानी कि इस तरह के जो प्रभावित बच्चे होते हैं, वो किसी भी संगठन से जुड़ने में या अपने आप को इन्वॉल्व करने में कहीं न कहीं वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसी समस्याओं को देखने को हम बार-बार देखते जाते हैं। लेकिन हमारे सबसे जो मेन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसमें डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया के बारे में ज़िक्र किया गया है। अब हम एक-एक करके उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में थोड़ा लंबा होने की संभावना है, क्योंकि मैं एक-एक करके एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, समझें और एक-दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। चलिए, सबसे पहले अब हम बात करते हैं डिस्लेक्सिया क्या होता है। एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे, डिस्लेक्सिया क्या है उसके बारे में यहाँ पे हमने चर्चा किया है। डिस्लेक्सिया के बारे में हम बताना चाहेंगे, इसमें दिया गया है डिस्लेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा ग्रीक, आप लोग ध्यान रखना इस बात को, आपको इसके अगर आंसर्स क्वेश्चन लिख रहे हैं तो भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। डस और लेक्सिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कठिन भाषा यानी कि डिफ़िकल्ट स्पीच, यानी कि इस बात से आप समझ रहे होंगे। आगे है ये वर्ष 1877 में एक जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ जिनका नाम था, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख लीजिए, रैंडोल्फ वर्निंग द्वारा खोजा गया था। जो आगे बात कर रहे हैं कि इस शब्द में इस शब्द को शब्द अंधता भी कहा जा सकता है। दूसरा नाम अगर कोई पूछा जाता है तो इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे कह रहे हैं कि डिस्लेक्सिया को भाषी एवं सांकेतिक कोडों भाषा से ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्णमाला के अक्षरों या संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अंकों के संसाधन में होने वाली कठिनाइयों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपने समझा। और आगे कह रहे हैं कि लिखने के रूप में मौखिक रूप से मौखिक भाषीय दक्षता को प्रभावित करता है। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है, जिसका नाम है डिस्लेक्सिया। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या-क्या हैं, यानी कि जो बच्चा डिस्लेक्सिया से प्रभावित है, उसका आप आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे, उसके बारे में भी आपको यहाँ बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, यानी कि वर्णमाला जो होती है, जैसे ए टू जेड लिखना हो या आ से अनार लिखना हो, इसको लिखने पढ़ने में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और दूसरे नंबर पे आता है अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई, जैसे कोई भी अक्षर बोला गया है, उसके अगेंस्ट उनको जो सीखने की क्षमता है, उसमें कमी होने की वजह से कहीं न कहीं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो दूसरे स्तर में इनकी विशेषता या लक्षण आप पहचान कर सकते हैं। एकाग्रता की कमी होती है कि इनको अगर मान लीजिए किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं आप, तो उनकी कंसंट्रेशन में कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है। आगे कह रहे हैं कि पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाना है, जैसे मान लीजिए कमल लिखा हुआ है, तो ये अगर ये पढ़ेंगे तो बीच वाले शब्द का ये लोप कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिस्लेक्सिया की ऐसी सारी कमियाँ देखने को हमें मिलती है। आगे है शब्दों को उल्टा-पल्टा या अक्षरों को क्रमबद्ध इधर-उधर पढ़ना, जैसे जैसे लिखा हुआ है, उल्टा-पुल्टा नाम मान या शाश्वत को शक पढ़ना वर्तनी दोषों में से पीड़ित होते हैं, जिसको इस तरह से समस्याएँ देखने को हमें मिलती है। अगला है सामान्य उच्चारण करने वाली ध्वनि में ना पहचान पाना, यानी कि जो सामान्य उच्चारण करने वाले ध्वनि होते हैं बहुत सारे, जिसमें हम उनको आइडेंटिफ़ाई अक्षरों का ध्वनि को क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगला शब्दकोश का अभाव भी माना जा सकता है। भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव होता है, यानी कि जो इसमें जो भी कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं, वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बोल पाते हैं। अगला है
क्षीण स्मरण शक्ति यानी कि उनकी जो पढ़ने लिखने के साथ-साथ जो सोचने समझने की क्षमता है, उसमें भी कहीं न कहीं हमें विकार देखने को मिलती है। अब अगला आता है डिस्लेक्सिया की पहचान, यानी कि अब तक उसके लक्षण आपको पता लग गया, तो लक्षण से कहीं न कहीं आपको थोड़ी बहुत आइडेंटिफ़ाई क्लियर कर सकते हैं। अब आगे आती है इसकी पहचान आपको कैसे किया गया, इन्होंने कब किया, कैसे किया, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। और अगला लास्ट आता है डिस्लेक्सिया का पूर्ण उपचार असंभव है, लेकिन इसको उचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा निम्न स्तर पर लाया जा सकता है। यानी कि जो उनकी पढ़ने-लिखने की क्षमता होती है, उसमें कमी है तो वो रहेगा। काफ़ी समय तक लोग कहते हैं ना कि हाँ जी, इन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। पर ये है कि अगर उनको हद तक पढ़ाया जा सके तो जो उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ों को सिखाया पढ़ाया भी जा सकता है। तो इस तरह से उनको जो पढ़ाई-लिखाई के बारे में भी वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेंगे, इस तरह से हो सकता है। इनकी पहचान के बारे में है कि ऊपर जो लक्षण लिखे गए हैं उसी से आप ये पहचान कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट्स में आते हैं डिस्ग्राफिया, जिसको हम सीधा-सीधा बोलते हैं कि लेखन संबंधित विकार होते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है कि जो लेखन संबंधी अक्षमता को प्रभावित करता है। यानी कि ऐसे इस प्रकार की विकृति जिसको वर्तनी संबंधित कठिनाई, खराब हस्तलेख या अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में देखा जा सकता है। जो कह सकते हैं सीधा-सीधा लेखन विकार को हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो इस तरह से आप समझिएगा कि डिस्लेक्सिया क्या होती है? पठन विकार, और डिस्ग्राफिया होती है लेखन विकार। जिसमें लेखन से संबंधित बच्चों को विकार हो, उनको डिस्ग्राफिया कहा जा सकता है। अब इनके लक्षण क्या हैं? उसके बारे में हम आगे आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप इनके लक्षणों के बारे में भी जान जाएँगे तो आप क्वेश्चन के आंसर तथा जानना खुद भी जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करके केवल अपनी डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ो, ऐसा उचित भी नहीं है। इसका पढ़ाने का हमारा बताने का मेन एक ही उद्देश्य है कि आप हमेशा अगर एक बार इसको वीडियो को अच्छे से देख लोगे, तो आपके मन में अगर ध्यान आए तो दोबारा से इसको रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें अपडेट हो जाएँगी। तो जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया क्या है और इनको कैसे एक दूसरे के बारे में चर्चा की जाती है और क्या होता है। तो सबसे पहले आपने बताया डिस्लेक्सिया, चलो इसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अभी इसके लक्षणों पे चर्चा करेंगे। डिस्ग्राफिया के लक्षण यानी डिस्ग्राफिया जो विद्यार्थी होता है, उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, हम उनको आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इससे पहला है लिखते समय स्वयं से बातें करना, यानी कि जो इस तरह के प्रभावित बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं जब कुछ लिखते हैं तो वो आपस में अपने आप में ही बोलते रहते हैं, तो अगले को ये लगता है कि ये पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है। तो इस तरह से देखने को समस्या मिलती है, तो ये आपको उनके समस्या को गहराई से समझना होगा तथा उनको सपोर्ट भी करने होगा कि इस तरह के बच्चे होते भी हैं। क्योंकि जो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको लगेगा ये पता नहीं क्या ऐसे बोल रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पे अशुद्ध वर्तनी तथा अनियमित रूप से और आकार वाले अक्षरों को लिखना, यानी कि जो उनके लिखने की राइटिंग है वो कहीं न कहीं मिस्टेक होती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी देते हैं या क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से उनको समस्याएँ देखने को मिलती है। आगे कह रहे हैं कि पठनीय होने पर कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना, यानी कि अगर मान लीजिए पढ़ते समय अगर किसी का कॉपी कर रहे हैं देख के, कॉपी करने में अत्यधिक श्रम यानी बहुत ज़्यादा मेहनत से ही वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तब वो जाके उस चीज़ समझ पाते हैं। तो ये उनकी जो लेखन क्षमता है, उस पे कहीं न कहीं प्रभाव डालता है। आगे है लेखन सामग्री पर कमज़ोर पकड़ या लेखन संबंधी को कागज़ से बहुत न नज़दीक पकड़ना, यानी कि जो उनके पेन और पेंसिल पकड़ने का जो तरीके होते हैं, बिल्कुल पास-पास पकड़ते हैं ताकि उनको कहीं कुछ चीज़ स्किप ना हो जाए। तो ये कुछ उस उनके जो है आपने देखा कि हमने बताया इनके कुछ लक्षण हैं, अपठनीय हस्तलेख और लाइन के ऊपर नीचे लिखना या शब्द के बीच में अनियमितता स्थान छोड़ देना तथा अपूर्ण अक्षरों शब्द का लिखना, यानी कि जो लेखन से संबंधित विकार होगा, ध्यान रखना आप लोग इस बार, लेखन से संबंधित हो तो सीधा-सीधा जो है आपको क्लियर कर लेना होगा कि हाँ जी, ये कौन-सा डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि डिसग्राफिया। चलिए, अब इसके उपचार के लिए किस तरह से हमें प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में क्या है? चूँकि यह एक लेखन संबंधी विकार है, अतः इसके उपचार के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराया जा सके। यानी कि जो अगर हम डिस्लेक्सिया से प्रभावित जो विद्यार्थी हैं, उनको अगर हम बार-बार प्रैक्टिस कराएँगे तो शायद ये समस्याएँ दूर हो सकती हैं और हो भी जाती है, ऐसा भी नहीं है।
चलिए अब हम लास्ट तीसरे नंबर पे बात करेंगे। तीसरे नंबर में आ रहा है डिसकैलकुलिया, जो हमने आपको शुरू में ही आपको बताया कि हम 3 पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, बाकी और सारी जो हैं वो थोड़े हमारे ऐसे ओरली समझने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डिसकैलकुलिया के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो डिसकैलकुलिया क्या होती है उसके बारे में आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखा है, एक बार इसको पढ़ते हैं फिर आपको हम समझाने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। इसमें लिखा गया है, यह एक व्यापक पद है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत अंक स्थानों के अर्थ समझने में अयोग्यता से लेकर अंकगणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों तथा सिद्धांतों के प्रयोग में अयोग्यता तथा सभी प्रकार के गणितीय कौशल अक्षमताएं शामिल हैं। यानी कि इसमें जो सीधे-सीधे आप बात समझिएगा कि जो डिसकैलकुलिया होता है, इसमें कैलकुलेशन से संबंधित, यानी कि जो इस तरह से प्रभावित बच्चे हैं, कैलकुलेशन में उनको कमियाँ या असुविधाएँ महसूस होती हैं। जैसा कि आपको कई बार सीटेट के क्वेश्चन्स में भी देखने को मिले होंगे, जिसकी वजह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी, ये सच बात है। ठीक है ना? तो मैं आपको बताना चाहेंगे, जैसे मान लो कुछ विद्यार्थी होते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा जाए, 20 प्लस 25 को अगर उनको कैलकुलेशन में ऐड करने के लिए दे दिया जाए, या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे मान लो, ये एक सेकंड हम दूसरे उदाहरण लेते हैं जिससे आपको और आसानी से समझाया जा सके। जैसे अगर दे दिया जाए 28 प्लस 13, तो इन बच्चों को जो कैलकुलेशन से संबंधित समस्याएँ होती हैं, तो इसके आंसर वो लिखेंगे 8 प्लस 3 11, 11 का मतलब ऐसे लिखेंगे, और 2 प्लस 1 3 इस तरह से लिख देंगे, जिसका जो आंसर वो दिखाएँगे 311। इस तरह से उनको जो ये विकार है लिखने की, जो स्थानीय मान की उनको वैल्यू अवधारणाएँ होती हैं, इस तरह से उनको कमियाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो डिसकैलकुलिया है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको समझने में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं डिसकैलकुलिया के लक्षण, यानी कि इनके लक्षण क्या-क्या हैं, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। आप एक-एक करके समझ लीजिएगा। नाम एवं चेहरे पहचानने में कठिनाई, यानी कि अगर किसी का नाम लिखा है, जैसे एक साइड में 2, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिख दिया गया हो, एक साइड में फेस हो और उसका नाम लिखा गया है, जैसे ए फॉर एप्पल है, तो यहाँ पे तो इन दोनों को आइडेंटिफ़ाई करने में उनको कहीं न कहीं क्लियर नहीं हो पाती, तो इसके बारे में उनको समस्याएँ होती हैं। अगला है अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई होना, और अगला है अंकगणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम मिलना, यानी कि जो उनके कैलकुलेशंस हैं उसको अशुद्धियों का वो क्लेरिफ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये समस्याएँ होने की वजह से। गिनती के लिए अंगुलियों का प्रयोग करना, ये सारी बेसिक सी चीज़ है, सभी लोग करते हैं, इसमें ऐसी कोई घबराने की विषय नहीं है। वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई, क्योंकि इनको कैलकुलेशन की समस्याएँ होती हैं, इसकी वजह से समस्याएँ। चेकबुक के प्रयोग में कठिनाई, और है दिशा ज्ञान अभाव या अल्प समझ होने के कारण हो सकता है। नकद अंतरित का भुगतान से डर तथा समय के अनुपयुक्त समझ के कारण समय सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारे उनको कठिनाई होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में कहीं न कहीं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस तरह से प्रभावित लोग भी सोचते हैं, अरे यार क्या पढ़ाना है इनको, क्या समझेंगे? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, सब पढ़े, सब बढ़े, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी को, जैसे आपके साथ इस तरह से कोई प्रभावित बच्चा है, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उसके लिए आपको कैसे काम करना होगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप अगर एक बार इस कार्य को कर रहे हैं, या डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन से जो है पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, आप डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन से पढ़ाई नहीं भी किए हैं, नॉर्मल एजुकेशन से पढ़ाएँ, तो भी आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? डिसकैलकुलिया के जो कारण हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो ऑन स्क्रीन आपको दिख भी रहा होगा, आप देख भी रहे होंगे कि डिसकैलकुलिया के कारण है जो इसका कारण मस्तिष्क में उपस्थित कंटेक्स्ट के कार्य विरूपता को माना गया है। तभी कभी-कभी तार्किक चिंतन क्षमताओं के अभाव के कारण, या कार्यपूर्ण स्थिति के अभाव के कारण भी डिस्लेक्सिया उत्पन्न हो जाती है। और आगे हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें लिखा गया है आगे, इसका उपचार क्या होगा? यानी कि जो
कोई डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चा है, उसके लिए क्या आपको उपचार करना होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें लिखा गया उचित शिक्षण अधिगम रणनीति बनाकर अपनाकर डिस्कैल्कुलिया को कम किया जा सकता है। इनकी कुछ रणनीतियाँ जो है निम्न इस प्रकार हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया ये हमारे 3 जो मेन डिसऑर्डर्स हैं, इसको कम कैसे किया जा सकता है, उसकी अलग-अलग चीज़ें हमने चर्चा किया है। तो अब हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि जो डिस्कैल्कुलिया है, इसको कम करने के लिए या इस समस्या को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें बात की गई है जीवन की वास्तविक परिस्थिति से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना। यानी कि जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से अगर हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ को सीखने में उनको मतलब कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब कोई चीज़ हम उदाहरण एक बेसिक जीवन शैली के ऊपर हम चर्चा करते हैं, तो किसी भी चीज़ को सिखाने-पढ़ाने में हमें बहुत ही आसानी होती है, जिससे इन बच्चों को भी उसका फ़ायदा पूरा-पूरा प्राप्त हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि गणितीय तथ्यों को याद करने की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करें। यानी कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको नहीं क्लियर हो पाती है, तो उसके लिए थोड़ा उनको टाइम का जो है, समय का भी केयर करने की आपको आवश्यकता होगी, जिसको आप एक्स्ट्रा टाइम दे कर के इस चीज़ को उनको सिखाया-पढ़ाया जा सकता है। चलिए अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं, कुछ और इसके ज्ञान हैं। फ्लैश कार्ड के और कंप्यूटर गेम का प्रयोग करना यानी कि फ्लैश कार्ड के माध्यम से उनको क्लियरिफ़ाई करना जैसे आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ से प्रभावित बच्चों को यानी बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। आगे है गणित को सरल करना और यह बताना कि यह एक कौशल है जिसे अर्जित किया जा सकता है। यानी कि उनको बार-बार अगर प्रैक्टिस कराएँगे बहुत सारी चीज़ों का, तो वो आसानी से उस चीज़ को सीख सकते हैं। इसी तरह से आगे दिया गया है डिसअफ़ेज़िया और डिस्प्रैक्सिया एवं अन्य जो दिव्यांगता है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से आपको आज की इस वीडियो में हमने बताया कि जो हमें कैसे किसी चीज़ को सीखना है या ये बच्चे कैसे सीखते हैं उसके बारे में हमने आपको चर्चा किया। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको पढ़ा होगा, समझा होगा और देखेंगे। दूसरा आप लोग कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को एक-दूसरे के साथ ज़रूर करें, जिसकी वजह से आपको इसके फ़ायदे और साथ-साथ दूसरों को भी इसका पूरा लाभ मिल सके। क्योंकि पहला हमारा है डिस्लेक्सिया, दूसरे नंबर पे डिस्ग्राफिया है, जो एक पठन विकार के बारे में चर्चा किया गया है, दूसरा लेखन और तीसरे में हमने बात करी है गणितीय कौशल। यानी कि इन तीनों पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना होगा डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया इसमें पठन विकार, लेखन विकार और गणितीय विकार जिसमें इस तरह से आपको लक्षण दिखे तो आप उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। जिसमें विज़ुअल के बारे में और सारी 2-4 बातें की गई है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में ही अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसको भी जो है पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने जो है शॉर्ट में इसको बनाने की या अपडेट करने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप सभी लोग लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में सीखा और आप लोगों ने देखा, मुझे अच्छा लगा कि दूसरा ये है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, तो एक बार कमेंट ज़रूर कर लिया करो, जिससे मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले कि हमने वीडियो इतने मेहनत से पीपीटी बना कर के किसी तरह से कंटेंट इधर से उधर से हमने सर्च करके आपके लिए बनाते हैं और एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, जिससे हम और सारी वीडियो को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लाइक, कमेंट नहीं करेंगे तो ठीक है जी, मत करो, हम वीडियो ही नहीं अपलोड करेंगे क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है, बहुत ही कम ऐसे हैं जो इस तरह की वीडियो वो पोस्ट करना चाहते हैं क्योंकि सभी को बस पैसे कमाने से मतलब है। हम तो बस ये चाहते हैं कि कंटेंट अगर पड़ रहा है वो यूट्यूब पे मिलेगा तो आप उसको पढ़ोगे। मेरा यह वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य रहता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को देखें, कमेंट करें और शेयर करें और आप लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में आपने सीखा, समझा और एक-दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे सभी को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके।